हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग के करंट अफेयर सेशन का टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन। इस टॉपिक को आप जीएस पेपर 2 पॉलिटी के साथ जोड़कर देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ये टॉपिक न्यूज में क्यों है? क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी हाई लेवल कमेटी ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को अपना रिपोर्ट सबमिट किया है। इस हाई लेवल कमेटी के चेयरमैन हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, इसलिए इसे कोविंद पैनल के नाम से जाना जाता है। इस हाई लेवल कमेटी का गठन सितंबर 2023 में किया गया था। इस पैनल में होम मिनिस्टर अमित शाह जी, फॉर्मर राज्यसभा लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आजाद जी, फॉर्मर लोकसभा सेक्रेटरी जनरल सुभाष सिंह कश्यप जी, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन इनके सिंह जी, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे जी और फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी जी मेंबर थे। लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी इस कमेटी में स्पेशल इनवाइटी थे। ये रिपोर्ट 18,626 पेज की है, जिसमें 21 वॉल्यूम, 11 चैप्टर्स और एनेक्सर्स शामिल हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस यानी एक साथ चुनाव करवाने से इलेक्टोरल प्रोसेस में और ओवरऑल गवर्नेंस में फंडामेंटल चेंजेस आएंगे। साइमल्टेनियस इलेक्शंस का मतलब क्या है? देखिए, हमारे देश में हर साल कोई ना कोई इलेक्शंस होते रहते हैं। इसमें बहुत सारा पैसा भी खर्च होता है। बार बार आचार संहिता लागू होती है, जिससे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह स्लो हो जाते हैं। तो इन सब के वजह से सभी इलेक्शंस को एक साथ करवाने की बात की गई है। साइमल्टेनियस इलेक्शंस की जरूरत क्यों है, इसके कमिटी ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं, इन सबको हम डिटेल में समझेंगे। साइमल्टेनियस इलेक्शंस, जिसे वन नेशन वन इलेक्शन भी बोला जाता है, इसका मतलब है कि एक ही समय में लोकसभा, सभी राज्य विधानसभाओं, म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत के चुनाव कराना। इसका मतलब होगा कि वोटर्स लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के कैंडिडेट्स के लिए सेम डे एंड सेम टाइम या फिर फेज्ड मैनर में वोट करेंगे। मतलब आप वोट देने गए और आपके सामने लोकसभा और विधानसभा दोनों के अलग अलग ईवीएम हैं। आपने उसी टाइम लोकसभा के लिए भी और विधानसभा के लिए भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट दे दिया। अब हिस्ट्री ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया को समझते हैं। देखिए, स्वतंत्र भारत में फर्स्ट जनरल इलेक्शंस 1951-52 में लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए साथ में हुए थे। कुछ केसेस को छोड़कर अगले 3 इलेक्शंस यानी 1957 के इलेक्शंस, 1962 के इलेक्शंस और 1967 के इलेक्शंस लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए साथ में हुए थे। 1967 में इलेक्शंस होने के बाद फोर्थ लोकसभा का गठन 1967 में हुआ, जो 1971 में प्री मैच्योरली डिसॉल्व हो गया और यहीं से अलग अलग इलेक्शंस होने की प्रथा शुरू हुई। फिर आगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही डिसमिस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का सहारा लिया। स्टेट में सेंटर में कोएलिशन गवर्नमेंट्स कोलैप्स करती रही, जिससे देश में अलग अलग समय पर चुनाव देखने को मिले। अब हम बात करते हैं कि एक साथ चुनाव कराने की क्या जरूरत है। देखिए, अलग अलग समय पर चुनावों के कारण गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, जिसके कारण उन्हें अपने खुद के ड्यूटीज को पूरा करने में परेशानी होती है। बार बार चुनावों के होने के कारण, बार बार इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के कारण बहुत ज्यादा खर्च होता है। अगर इसमें हम पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा किए गए खर्चों को भी जोड़ दें तो ये आंकड़े और भी ज्यादा हो जाएंगे। बार बार इलेक्शंस होने के कारण बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लागू की जाती है, जिसके वजह से पॉलिसी पैरालिसिस होता है। मतलब
आचार संहिता लागू होने के बाद कोई नई पॉलिसी अनाउंस नहीं की जा सकती। इवन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी स्लो डाउन हो जाते हैं। बार बार इलेक्शंस होने के कारण एक अनसर्टेनिटी और इनस्टेबिलिटी आती है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी, तो लोग इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो मेन मुद्दे हैं उनसे नजर हट जाती है। बिजनेस इन्वेस्टमेंट पर भी असर पड़ता है और उससे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी असर पड़ता है। इलेक्शंस के टाइम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को यूज किया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मशीनरी डिसरप्ट होती है और इससे सिटीजन्स को प्रॉब्लम होती है। बार बार इलेक्शन से वोटर फटीग भी होता है। मतलब वोटर्स को लगता है कि अभी तो वोट दिया था, अब फिर जाना पड़ेगा। इससे वोटर्स के पार्टिसिपेशन पर भी असर पड़ता है। अब समझते हैं कि कमेटी ने क्या क्या रिकमेंड किया है। पहला रिकमेंडेशन है संविधान में संशोधन। साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को 2 स्टेप में अमेंड करना पड़ेगा। पहले स्टेप में लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के एक साथ इलेक्शंस होंगे। इसके लिए पैनल ने रिकमेंड किया है कि आर्टिकल 83, जिसमें पार्लियामेंट के ड्यूरेशन की बात की गई है, और आर्टिकल 172, जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर के ड्यूरेशन की बात की गई है, उसमें अमेंडमेंट करना है। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए स्टेट से रेटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड स्टेप में लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस के 100 दिन के भीतर म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत के इलेक्शंस करवाने हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 1/2 ऑफ द स्टेट्स के रेटिफिकेशन की जरूरत है। सेकेंड रिकमेंडेशन है सिंगल इलेक्टोरल रोल एंड इलेक्शन आईडी। देखिए, इसमें यह बोला गया है कि गवर्नमेंट के तीनों स्तरों के चुनावों के लिए, मतलब लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के लिए एक सिंगल इलेक्टोरल रोल यानी मतदाता सूची बनेगी और एक सिंगल फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी होगा। इसके लिए पैनल ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का रिकमेंडेशन दिया है। इस अमेंडमेंट के लिए भी 1/2 ऑफ द स्टेट्स के रेटिफिकेशन की जरूरत है, यानी 50% स्टेट्स की अनुमति लेनी होगी। हंग हाउस, नो कॉन्फिडेंस मोशन या फिर किसी भी कारण से अगर सरकार गिर गई, तो उसके लिए भी पैनल ने रिकमेंडेशन दिया है। मान लीजिए इलेक्शन हुआ और एक पार्टी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई, 2 साल तक सरकार चली और किसी कारणवश सरकार गिर गई। सरकार तो 5 साल तक चलनी थी, चली सिर्फ 2 साल तक, 3 साल अभी भी बचे हुए हैं। तो कमेटी ने रिकमेंड किया है कि फिर से इलेक्शंस करवाए जाए, बट ये 5 साल का चुनाव नहीं होगा, सिर्फ 3 साल के लिए होगा जो बचा हुआ था। फोर्थ रिकमेंडेशन लॉजिस्टिक्स रिक्वायरमेंट को पूरा करने को लेकर है। कमेटी ने सजेस्ट किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर प्लान बनाए और सरकार के सभी तीनों स्तरों पर एक साथ फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवाने के लिए मैन पावर, पोलिंग स्टाफ, सिक्योरिटी फोर्सेस एंड वोटिंग मशीन्स की व्यवस्था करे, सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। देखिए, ये अभी सिर्फ रिकमेंडेशंस हैं। इस पे आगे क्या काम होगा, क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, वो हमें आगे ही पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। आपको इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।